सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सर्वर के अगले पार्ट के बारे में। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। इस वीडियो में बात करूंगा बेसिकली कि कैसे सर्वर पे आगे के रोल पे काम करते हैं। पिछले वीडियोस में आपने 4 रोल के बारे में देखा ही था, तो 4 रोल मैंने आपको बता दिया था कैसे काम करता है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे के सारे रोल के बारे में मैं बात करूंगा। तो लास्ट के जो 4 रोल थे वो कौन से थे? आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ा था, आपने डीएनएस पढ़ा था, डीएचसीपी पढ़ा था और वेब सर्वर पढ़ा था। अभी ये जो सेकेंड पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट का, ये सर्वर 2008 के साथ आपको कंप्लीट मिलेगा। बाकी के 4-5 रोल को और मैं इसमें कवर करने वाला हूँ बहुत आसानी से, आप 2 से 3 लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर अगले सारे रोल के बारे में मैं बात करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जहाँ पे CH सेज द साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग नाम से एक चैनल है जिसमें मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाता हूँ। तो आप जाकर कंप्लीट सीख सकते हैं फ्री में, वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और एक वो एडवांस स्किल है जो आपके प्रोफाइल में, आपके करियर में 4 चांद लगाने वाला है, मतलब कि बहुत ही बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला। सो प्लीज़ उसको भी प्रिपेयर करते रहिए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे बात होती है अदर रोल के बारे में। तो 4 रोल के अलावा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वेब सर्वर भी यहाँ से मैंने हटा दिया, 4 मैंने बता दिया। इसके अलावा जितने भी रोल है फटाफट प्रैक्टिकल करते हुए उन सभी को मैं कवर करता हूँ। तो क्यों ना स्टार्ट करें इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐड रोल पे मैं जाता हूँ। अभी देखता हूँ मैंने कोई इसका स्क्रिप्ट और कुछ नहीं प्लान कर रखा है कि क्या मैं बना रहा हूँ, बट यहाँ पे इसके बाद जो 4 रोल के बाद मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस। तो रिमोट डेस्कटॉप में क्या होता है कि कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट करो और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट। अब रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट, तो रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट आप यहाँ पे देखो, सर्वर 2008 का सबसे बेस्ट या सर्वर का फीचर है कि किसी भी रोल पे जब आप क्लिक करोगे ना, उसी के जस्ट बगल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या उसका यूज़ है। तो रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन को रिमोटली एक्सेस करा सकते हैं। कैसे, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो सेशन होस्ट मैं ले लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और डू नॉट रिक्वायर्ड नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगर लेटर, सब कुछ ओके रहने देना है। और आप डेस्कटॉप ऑडियो वीडियो सब कुछ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, इंस्टॉल कर दो। अब देखो ये रोल इंस्टॉल हो गया, रीस्टार्ट ऑप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट कर दो इसको। अब यहाँ पे ये रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद तब तक मुझे एक और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 7 को, सॉरी ये क्या मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 7 को ऑन कर लेता हूँ। ये 7 को मैं ऑन कर लेता हूँ और साथ में हमारा ये तो चल ही रहा है सर्वर। देखिए इधर 7 है। तो ये 7 मशीन को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये हो गई मशीन लॉगिन। तो क्या ये सर्वर से, क्योंकि रिमोटली मैं इसी कंप्यूटर से उसको एक्सेस करने वाला हूँ, तो मेरे सर्वर का IP एड्रेस 20.0.0.1 है। तो मैं यहाँ पे देखिए अभी इस तरीके से कुछ है, तो ये रिप्लाई नहीं ले रहा है क्योंकि सर्वर अभी लॉगिन नहीं है। और इसका, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं पिन कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने लिखा, एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, यहाँ पे गए, सॉरी होम को थोड़ा सा मैं हटाता हूँ। विंडोज 7 पे भी जनरल फेलियर आ रहा है, क्यों? मैंने IP तो नहीं यहाँ से हटा दिया, देख लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे IP मैंने हटा दिया है। तो मैं 20.0.0.20 ले लेता हूँ इसका IP एड्रेस, और 20.0.0.1 गेटवे है, और मैं सर्वर का IP एड्रेस DNS में भी डाल देता हूँ। ओके, अब देखिए क्या हमारा मशीन जो विंडोज 7 है वो रिप्लाई ले रहा है। तो भी रिप्लाई आ गया। ओके, तो इस तरीके से रिप्लाई आ गया। अब मैं सर्वर मशीन पर चलता हूँ और इस चीज़ को यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और यहाँ पे मैंने अभी इंस्टॉल किया रिमोट डेस्कटॉप। देखिए यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप दिया हुआ है।
तो रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करके अब देखिए रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और रिमोट डेस्कटॉप डिवाइस मैनेजर सर्विस मैनेजर। तो कॉन्फ़िगरेशन सेशन होस्ट पे मैं जाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऐसे कॉन्फ़िगर्ड हैं, लाइसेंस वगैरह के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। तो आप यहाँ पर जाओ RDP पे राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ सेशन होस्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए। लॉग ऑन सेटिंग कैसे होना चाहिए, सेशन इन्वायरमेंट में आपको जाना। अब इन्वायरमेंट में मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप जब करोगे तो ब्लैंक रहेगा, अगर आपने कभी किया ना इस तरीके से। तो आप इसमें करोगे क्या, लाइक मैं विंडोज़ 7 पर चाहता हूँ कि जब भी विंडोज़ 7 से बंदा रिमोटली हमारे विंडोज़ सर्वर को एक्सेस करे तो उसको जो ऑप्शन मिले वो क्या मिले, आपका पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन मिले। तो मैं यहाँ से नोट पैड पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाता हूँ और टारगेट वाले को मैं इस वाले में पेस्ट करता हूँ और इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग कहाँ से नोटपैड स्टार्ट हो यहाँ से, एंड देन अप्लाई, देन ओके, क्लोज किया। अब मैं विंडोज़ 7 पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं रिमोट सर्विस एक्सेस करता हूँ। MST80 से रिमोट डेस्कटॉप शॉर्टकट एक्सेस हो जाता है। हमारे जो कंप्यूटर पे सर्वर पड़ा हुआ है 20001 उसका IP एड्रेस है, कनेक्ट किया। अब यहाँ पे इस तरीके से आपके कंप्यूटर पे आएगा। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखता हूँ, सर्वर का यूज़र ID एंड पासवर्ड, ओके। थोड़ी देर में ये कनेक्शन अलाउ करने के लिए आ जाएगा। तो थोड़ी देर बस गाइस वेट करना आपको। अभी यहाँ पे आ रहा है, अभी बस थोड़ी देर में। तो सिंपल ये हमारा है। तब तक यहाँ पे मैं सर्वर IP एड्रेस 20001 है और मेरे विंडोज़ 7 PC का IP एड्रेस 20020। इसी तरीके से आप भी कर लेंगे। अब यस या नो पूछेगा, यस कर देना है। और देखो जैसे ही रिमोटली एक्सेस होगा विंडोज़ सर्वर, आपका फटाफट यहाँ पे दिखा देगा नोटपैड की सर्विस को ओपन। रिमोटली अभी तक आपने देखा होगा कि जब बंदा एक्सेस करता है तो उसको कंप्लीट सर्वर का एक्सेस मिल जाता है या कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है, कुछ भी कर सकता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। देखिए एक्सेस हुआ, सामने क्या खुला, आपके नोटपैड खुला। मैंने कुछ किया नहीं। तो सिंपल इस तरीके से रिमोट डेस्कटॉप में सेशन होस्ट क्रिएट करते हो। तो सेशन वाइज जो भी आप सेशन देना चाहते हो, अभी मैंने नोटपैड का दिया, फायरवॉल, कंट्रोल पैनल, जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। बस उसके पाथ की एंट्री करनी होती है। अब ये रहा रिमोट डेस्कटॉप, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे आया मैं सर्वर पर, हमारा रिमोट डेस्कटॉप का सर्विस या काम ख़त्म। अब यहाँ पे ऐड रोल में मैं आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अगला मैं आपको बताऊँगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस कि नेटवर्क में कैसे कंप्यूटर को डिप्लॉय करते हैं। तो विंडोज़ सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे कंप्यूटर पे कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमारा एक सर्वर है तो अगर WDS आप इस पे प्लान करना चाहते हो तो इस पे ADDS की सर्विस रन होनी चाहिए, मतलब ADDS चलना चाहिए। ADDS के साथ, जैसे ADDS के साथ आपका DNS तो चलना ही चलना चाहिए, प्लस आपका DHCP की सर्विस भी रन होनी चाहिए। और DHCP प्लस स्कोप होना चाहिए, DHCP विद स्कोप। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि WDS का यूज़ हम लोग करते हैं। इसके थ्रू जितने भी क्लाइंट हमारे नेटवर्क में है, एक स्विच से अगर मल्टीपल क्लाइंट कनेक्टेड हैं तो इन सारे क्लाइंट को WDS के थ्रू फॉर्मेट करना या नेटवर्क बूट करना, OS इंस्टॉल करना, इसके लिए करते हैं। तो इनको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं IP की ज़रूरत होती है। तो DHCP क्या करेगा, इनको ऑटोमेटिक IP देगा और नेटवर्क में सर्विस देगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो अपनी तरफ से आप इंस्टॉल करोगे WDS रोल, प्लस आपको install.vim install.vim एंड boot.vim की फाइल होनी चाहिए। ये दो फाइल होनी चाहिए।
अब ये सब मिलेगा कहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं DNS एक्टिव डायरेक्टरी है, DNS है, DHCP है। अब इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और WDS रोल इंस्टॉल कर लेंगे। अब आपको इमेज फाइल कहाँ पे मिलेगी, install.vim boot.vim की। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। लाइक यहाँ पे राइट क्लिक करिए, रिमूवल डिस्क, और यहाँ पे CD DVD जो दिया हुआ है इसी पे आपको ISO फाइल ऐड करना होगा। तो CD DVD में जाइए, देखिए यहाँ पे सर्वर 2008 ISO है, ठीक है। यानी अगर हम लोग अपने मशीन पर चेक करें तो यहाँ पे देखिए सर्वर 2008 का इमेज है, DVD लगी हुई है। DVD को जब ओपन करेंगे, सोर्सेस में जाएंगे और इसके अंदर BOOT मैंने सर्च किया तो ये boot.vim और install.vim आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। चलो कॉपी कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया। इसके अलावा आपको install.vim चाहिए तो install.vim मैंने ये सर्च कर लिया और इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको DVD की ज़रूरत नहीं, हटा दो आप। और यहाँ से चाहो तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो DVD को जब भी ये कॉपी हो जाए, ताकि हमारे सर्वर पर ज़्यादा वर्कलोड ना हो। क्योंकि अगर आप सर्वर पे, वैसे मेरा मशीन तो काफ़ी हैवी है तो लोड बैलेंस हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता, फटाफट काम होता है। अगर आप लोगों का मशीन जैसे कि 16 GB 8 GB रैम से कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सर्वर या किसी भी कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज भी करना इसको बोलते हैं। अब हो गया। अब आपने क्या करना है, WDS को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए WDS है, मैं इसको ओपन करता हूँ। राइट क्लिक, कन्फिगर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस करना है। दोनों ऑप्शन अलाउ कर दो कि अगर हमारे कंप्यूटर का PXE बूट है या DHCP IP से उसको कन्फिगर करना है, सब कुछ वो बता दे। रिस्पॉन्ड ऑल कंप्यूटर्स, जो भी हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर सभी को अलाउ कर दो और सर्विस को नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। अब देखो यहाँ पे सर्विस हमारी अभी ऑन नहीं है तो इस पर राइट क्लिक करो, ऑल टास्क में जाओ, स्टार्ट कर दो। अब एक बार देखो इस तरीके से जब भी एरर आए और यह सर्वर स्टार्ट ना हो तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई PXE बूट में यहाँ पे जाएंगे DHCP में और इस चीज़ को हटा देंगे। इन दोनों ऑप्शंस को हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप रीस्टार्ट करिए इसको। देखिए अभी भी नहीं हो रहा है। तो PXE बूट में आपने DHCP पे डू नॉट अप्लाई करो, इधर स्टॉप्ड आर रनिंग इन लेगेसी मोड। ओके, अब स्टार्ट करिए। तो देखिए स्टार्ट हो गया। अब दोबारा से PXE बूट पे जाइए, DHCP में जाइए और इसको भी अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब स्टॉप या रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद install.vim boot.vim, तो boot.vim में ऐड करिए और ये जो boot.vim की फाइल है इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो डेस्कटॉप पे boot.vim की फाइल है, नेक्स्ट किया। अब boot.vim को मैं विन सर्वर 2008 इंटर कर दिया। जब नेटवर्क कंप्यूटर इससे बूट होंगे तो उनको जो IP मिलेगी वो, उनको जो बूट होगा वो ये नाम से बूट कर, मतलब ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे install.vim पे आप ओपन करो और इमेज ग्रुप पे जाओ, ऐड इंस्टॉल करो, ब्राउज कर लो install.vim और कौन सी इमेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखो सारे एडिशन दिखा दिए ना। तो जिस एडिशन पे आपने काम करना है उस एडिशन को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। फॉर एग्जांपल मैं ये एडिशन चाहता हूँ तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, इतना हो जाने के बाद आप एक बार चेक करो कि आपका जो कंप्यूटर है वो DHCP प्रॉपर वे से कन्फिगर है या नहीं। तो DHCP एक्चुअली मेरा चल भी रहा है यहाँ पे और अभी किसी को IP भी दे रखा है, इतने लोगों को IP, मतलब इतनी बार IP दे चुका है ये, किसी न किसी मशीन को IP दे रहा है। और अब इस चीज़ को कैसे आप
मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल वैसे बूट तो नहीं होगा, लेकिन क्या करना है कि वैसे देखो एक ही मशीन पे सारी चीज़ें नहीं, अब दूसरे कंप्यूटर पे आप जाएंगे, लैन केबल कनेक्ट करेंगे इस तरीके से करने के बाद, और फटाफट आपका बूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं टिपिकल में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, इस तरीके से। जैसे ये हो गया सर्वर R2 का। अब यहाँ पर जाना है CD DVD में, मतलब इस तरीके से जब भी अब ये हमारा सर्वर बूट होगा ना, अगर इस पे नेटवर्क बूट इनेबल है, अब जैसे कोई भी मशीन जब ऑन होती है, देखो यहाँ पे बूट हो रहा है। अब देखो F12 से बूट हो गया। अब देखो दिया हुआ विंडोज फेल टू स्टार्ट अ रिसेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेंज। अब ये बूट मैं इंटर करता हूँ एक बार, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे F12 प्रेस करते रहना है और ये देखो बूट हो गया। बूट हो जाता, आपका जो ऑप्शन आया था बूट का आया था, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर की प्रॉब्लम की वजह से ये बूट नहीं हुआ। ठीक है, ड्राइवर अगर ऑनलाइन देखो नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो सर्वर का IP एड्रेस ये है। अब ये बूट नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा कि हम लोग इसको क्लोज करेंगे और एक ड्राइवर अपडेट करेंगे इसको। ड्राइवर कहाँ से आप दोगे, देखिए एक मशीन और ऐड हुई, तो DHCP के थ्रू ये बूट होने के चांसेस आ रहे थे। जैसे बूट होने की कोशिश किया बट ये फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ड्राइवर प्रॉब्लम। तो ड्राइवर हमें उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड का ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर ऑप्शन पे जाके ऐड ड्राइवर पैकेज, पूरे के पूरे फोल्डर के ड्राइवर को, लैन ड्राइवर को, क्योंकि लैन जब तक इसके साथ सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से लैन ड्राइवर का फोल्डर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इस तरीके से दिखाएगा। और उसके बाद बूट इमेज को आपको ओपन करना है और यहाँ पे जाकर बूट ऐड कर लेना है। और अगर आपने ड्राइवर को ग्रुप पैकेज ID से सेलेक्ट किया, जो कुछ भी है, जैसे मान लिया नेम से सेलेक्ट किया है, तो ऐड करो, ओके करो, यहाँ पे सर्च मार दोगे, सारे के सारे ड्राइवर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। अब आपका अपडेट आ जाएगा। तो आपने WDS देखा। अब मैं आगे चलता हूँ एक और सर्वर रोल को लेकर। अभी कितने मिनट का, लगभग 17 मिनट। तो अब मैं चलता हूँ अगले रोल पे, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट। WDS के अलावा आपने वेब सर्वर पढ़ ही लिया था। प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट सर्वर मैं इनेबल कर लेता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे कितने रोल इंस्टॉल काम कर चुका हूँ उसको दिखाने के लिए मैं वेब सर्वर को भी थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया था ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक बार मैं इसको ओके करके छोड़ दूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने क्या क्या कर रखा है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है तो दोबारा से वही चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये वेब सर्वर भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए इस रोल को भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। वैसे प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट के बाद आपने करना क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये भी इंस्टॉल हो जाए तो एटलीस्ट पता तो चलेगा कि मैंने कितने रोल पे आप लोगों को ट्रेनिंग दे दिया। अभी हमारे पास ये कितना नंबर रोल है, 7 नंबर रोल है, 7वें नंबर का रोल मैं कर रहा हूँ। अभी हो गया। अब देखो 7 रोल इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रिंट सर्वर। अब ये install.vim boot.vim की इमेज मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सर्वर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ WDS में, और WDS में इस पर्टिकुलर सर्वर को बूट से इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट, और install.vim से ये इमेज डिलीट, है ना। अब इस चीज़ को मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया स्टॉप, क्लोज। अब आपने क्या करना है, तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे करना क्या है कि प्रिंट सर्वर को मैनेज करने के लिए प्रिंट मैनेजमेंट यहाँ पे ओपन कर लो,
मैंने लास्ट टाइम क्या इंस्टॉल किया, प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट यहाँ पे मैनेजमेंट है। अब प्रिंट मैनेजमेंट में यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, कोई भी प्रिंटर या कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों? तो ऑल प्रिंटर्स, ऑल ड्राइवर, ड्राइवर में एक ड्राइवर भी, अब प्रिंटर 0 है। यही सेम चीज़ आपका दिखाएगा कंट्रोल पैनल के अंदर, हार्डवेयर एंड साउंड। कोई प्रिंटर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर हम लोग प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर प्रिंटर्स राइट क्लिक करो, हाइड एक्सटेंडेड, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ड्राइवर, फॉर्म्स, प्रिंटर्स, ऐड प्रिंटर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट सर्वर के अंदर, ऐड प्रिंटर कर लो। अब मान लिया आपके पास कोई प्रिंटर है, कैनन का मान लिया ये मॉडल है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये शेयर भी हो रहा है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ या शेयर होने देता हूँ। नेक्स्ट, देखिए इंस्टॉल भी हो रहा है और शेयर भी हो रहा है। ओके। ऐसे ही एक और प्रिंटर LPT पोर्ट 2 पर मैंने कर दिया, 2 पोर्ट पर 2 प्रिंटर इंस्टॉल कर रहा हूँ सेम कंपनी का, और मैंने इसको भी शेयर कर दिया। ओके कर दिया, फिनिश कर दिया। एक और प्रिंटर मैं कर लेता हूँ। मतलब इस तरीके से मल्टीपल्स ऑफ प्रिंटर कर लेंगे। और पोर्ट क्या होता है कि 2 पोर्ट पर 2 प्रिंटर मैंने 1 और 2 पर यूज़ किया। फॉर्म, इतने सारे फॉर्म है जो प्रिंट डॉक्यूमेंट का साइज़ होता है। आप इस पर किसी भी फॉर्म पे मतलब कहीं पे भी राइट क्लिक करके मैनेज फॉर्म में जाके नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, साइज़ और कुछ भी जो भी मैनुअल आप क्रिएट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ड्राइवर्स में जाके 2 ड्राइवर हैं, और अब देखो यहाँ पे 2 प्रिंटर भी दिखाने लगा सारी चीज़ें। कोई भी प्रिंटर को स्टॉप करना है या कोई भी प्रिंटर का जॉब डिटेल चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो। जॉब डिटेल वैसे कुछ नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे राइट क्लिक और डबल क्लिक करिए, प्रिंटर पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये बता देगा शेयरिंग है या नहीं। शेयर है ये प्रिंटर, तो 20001 पे शेयर है। चलिए विंडोज़ 7 से आपको एक्सेस करके दिखाते हैं प्रिंटर एक्सेस कैसे होता है। अब जो भी चीज़ें एक्सेस हैं यहाँ पे जाओ और 20001 पे ले लो, ओके कर दो। उसका यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे इंटर करो, आपको बता देगा क्या क्या शेयर है। 2 प्रिंटर यहाँ पे शेयर हो चुके हैं। बस इस पे डबल क्लिक करो, कनेक्टिंग दे दो, डाउनलोडिंग ड्राइवर, फिनिशिंग, देखो आपका आ गया। अब जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे ना, देखो यहाँ पे अपने आप ड्राइवर इस पर भी इंस्टॉल हो जाएगा, वो वहाँ से ले लेगा। अब फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे कैनन का ये ऑन 20001 IP एड्रेस पे आ गया। इस तरीके से नेटवर्क में मैनेज करते हैं। अब मान लिया कि नेटवर्क में 50 लोग प्रिंटिंग एक साथ दे दिए। अब आपके पास दोनों प्रिंटर पे, किस प्रिंटर पे वो प्रिंट दे रहे हैं कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप प्रिंट पूल बनाओगे। प्रिंट पूल में क्या करना है कि आपको सारे के सारे प्रिंटर्स का एक पूल बना देना, एक लिस्ट बना देनी है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे देखिए पोर्ट में जाना है आपको। पोर्ट में जाने के बाद अब 1 और 2, मतलब 1 एनेबल प्रिंट पूलिंग पे कर देंगे और 2, तो देखो दोनों प्रिंटर आपस में फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई करिए, ओके करिए। अब फॉर एग्जांपल वहां से बंदा प्रिंट कमांड देता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसने इस प्रिंटर पे दिया इस प्रिंटर पे, क्योंकि सारे प्रिंटर की सीरीज सेम है। जब प्रिंट दिया तो क्या होगा यहाँ पे कि प्रिंटर कमांड एक्सेप्ट करेगा। और मान लिया कि 2 प्रिंटर और 50 लोगों ने प्रिंट दिया एक साथ, तो दोनों प्रिंटर बारी बारी से प्रिंट पूल की हेल्प से उनके प्रिंटिंग सर्विसेज को डन करेंगे और ट्रैफिक नहीं होने देंगे, होल्ड कर देंगे सर्विसेज को। जो रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, बाकी जो लास्ट की रिक्वेस्ट होगी दैट इज टू बी होल्ड बाय प्रिंट पूलिंग प्रोसेस। वो प्रिंट पूलिंग में होल्ड रहेगी, लिस्ट बन जाएगी, एक क्यू बन जाएगी, उस क्यू में सबको रहना है और 1 बाय 1 करके फिर रेंडमली सारे डेटा को प्रिंट करना है। तो इस तरीके से प्रिंट सर्वर को हम लोग मैनेज करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 2 प्रिंटर भी आ गए, तो ये हमारा हो गया प्रिंट सर्वर। आपने 7 रोल पढ़ा। चलिए नेक्स्ट रोल पे चलते हैं, हाइपर वी। हाइपर वी हमारा एक ऐसा रोल है, देखो इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि हाइपर वी रोल ऑलरेडी आप VMware पे हैं और VMware पे फिर VMware नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हाइपर वी आप नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा ये चीज़ है। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, हाइपर वी वैसे मैंने दूसरी वीडियो बनाया है, हाइपर वी स्पेस या हाइपर वी स्पेस इन्फोटेक्सेस, यूट्यूब में सर्च करिए, मेरी वीडियोस आ जाएगी, आपको दिख जाएगी। फिर आपका हाइपर वी हो गया। चलिए अब हम लोग फाइल सर्विसेज पे चलते हैं।
फाइल सर्विसेज पे गए, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे मैं DFS अभी नहीं लेता हूँ। DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। नेम स्पेस वगैरह प्लान कर सकते हैं कि शेयर करी हुई दूसरी डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट नेम के साथ शेयर कर सकते हैं एंड मैनी थिंग्स। नेम स्पेस प्लान कर सकते हैं DFS रेप्लिकेशन के लिए। तो सर्वर रिसोर्स मैनेजर ले लेता हूँ मैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम ले लेता हूँ ताकि लाइनेक्स मशीन के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो पाए। नेक्स्ट करता हूँ एंड C ड्राइव और ये सब दिया हुआ है, C D दोनों ड्राइव पे मैं ले लेता हूँ। NTFS की परमिशन दोनों पे मैं लगा सकूँ अगर नीड हो तो। एंड देन इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद ओके कर दीजिए। सॉरी, ओके हो गया। अब ओके करने के बाद चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर गए, अब फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर नेटवर्क, वो जो मैंने अभी रूल इंस्टॉल किया, इसका एक फीचर है। अब यहाँ पे कोटा मैनेजमेंट में जाओ, कोटा लगा सकते हो। कोटा एक ऐसी सेटिंग है, जैसे मान लिया मैंने अपने कंप्यूटर पे दिखाया कि हमारे पास 3 GB का एक ड्राइव है और मैं इस पर लिमिट लगा दूं कि यूज़र जो भी हैं अगर यहाँ पे जाएं प्रॉपर्टी में और इस पर्टिकुलर ड्राइव को मैं NFS शेयर कर दूं। शेयर कर दिया मैंने। देखो एक NFS शेयरिंग दिया हुआ है, इसके अलावा हमारा इस पर शेयरिंग दिया हुआ है। दोनों में कुछ काफ़ी डिफरेंस आप देख रहे हैं। नॉर्मल शेयरिंग है, तो नॉर्मल शेयरिंग है। चलिए नॉर्मल शेयरिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर इसको एक्सेस कराता हूँ इधर के कंप्यूटर पे, और मैंने यहाँ पे इंटर किया। अभी देखिए ई ड्राइव हो गया। ई ड्राइव को मैं मैपर नेटवर्क ड्राइव कर लिया, जेड नाम से ये मैप कर लिया मैंने, समझ रहे हैं। जब जेड नाम से मैप किया, यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखिए 2.99 GB का स्पेस दिखा रहा है। इसमें मैं 3 GB डेटा रख सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है प्रिंट सर्वर का, देखो मैं दिखा रहा हूँ। आप ई ड्राइव पर चाहो तो कोटा लगा सकते हो। क्रिएट कोटा जाओ, ब्राउज करो किस चीज़ पे लगाना है, ई ड्राइव पे, ओके करो। अब यहाँ पे जाओ कस्टम प्रॉपर्टी, क्रिएट कोटा इन द गिवन पाथ एज कोटाज ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर, ओके। तो ऑलरेडी यहाँ पे कोटा है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट। सी को भी डिलीट कर दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाओ क्रिएट कोटा और ब्राउज करो। ई ड्राइव पे भी पाथ लगा, वो पाथ दो, और यहाँ पे कस्टम पे जाओ और हार्ड कोटा लगा दो। हार्ड कोटा में क्या होता है कि बंदा अगर 100 MB का अपने लिमिट स्पेस कर दिया तो लिमिट 100 MB से ज़्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकता, बट सॉफ्ट कोटा में एक वार्निंग मैसेज के साथ क्रॉस कर सकता है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव कोटा विदाउट टेम्पलेट, ओके। तो नया टेम्पलेट बना जो कि 100 MB का लग गया। चलो थोड़ा सा इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा यहाँ पे कुछ चेंजेस, तो 100 MB का हो गया। अब इसमें बंदा क्या कर सकता है 100 MB का, बट इधर कितना स्पेस है हमारे पास, इधर तो हमारे पास 3 GB का स्पेस था ना, तो ये हमारा कोटा का डिफरेंस आता है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे कोटा के अलावा रिपोर्ट निकाल सकते हो अपने स्टोरेज का जो भी है। अब रिपोर्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू शेड्यूल रिपोर्ट, डुप्लीकेट फाइल या कोई चीज़ का रिपोर्ट चाहिए, उसको देख लो एंड ओके कर दो। HTML ले लो, इसको हटा दो आप। किस पर्टिकुलर C ड्राइव का नहीं, E ड्राइव का, क्योंकि E ड्राइव में भी कुछ है नहीं, रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगी। हमें तुरंत काम करना है, ना कि हमें आपको फालतू का उसमें, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शंस। बाकी आप प्रोडक्शन में काम करें कहीं पे भी तो आपको बताता, मस्ट एटलीस्ट वंस शेड्यूल कन्फिग्रेशन। अब ये दिया हुआ है, अच्छा डुप्लीकेट फाइल और ये ओके। देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन शेड्यूल कन्फिग्रेशन फॉर द स्टोरेज रिपोर्ट टास्क टू रन ऑन। तो शेड्यूल रन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे शेड्यूल कहाँ से मिलेगा मुझे, कन्फिग्रेशन रूल और ये सब देखिए दिया हुआ है। क्रिएट प्रॉपर्टी, क्रिएट फाइल मैनेजमेंट टास्क,
जनरेट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल तो दिया नहीं है, शेड्यूल अ न्यू टास्क रिपोर्ट या ऐड और रिमूव यहाँ पे कर लेते हैं, और फिलहाल यहाँ पे सी ड्राइव का ले लो और प्रोग्राम के अंदर शेड्यूल में गया, क्रिएट शेड्यूल, न्यू, चलिए एक शेड्यूल ये बनाने के लिए दे रहा था, मैंने बना लिया। अब देखो ये आपका HTML सेलेक्ट कर लो और डुप्लीकेट फाइल इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड निकालो और थोड़ी देर वेट करो। अब यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट नाउ, डुप्लीकेट फाइल की रिपोर्ट ले लो, का किस चीज़ की, ई ड्राइव का ले लो। देखो शेड्यूल इसका दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, हाँ जी, ओके, थोड़ी देर वेट करो। तो ई ड्राइव के अंदर जितना डुप्लीकेट डेटा होगा यहाँ पे दिखा देगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपने देख लिया, ये रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में सारे डुप्लीकेट फाइल का डिटेल है। अभी कोई डुप्लीकेट फाइल नहीं है, नहीं तो आ जाता। डुप्लीकेट फाइल क्या होता है, मान लिया कि आपके ई ड्राइव में दो फाइल है जिसका नाम ए है, तो वो दोनों फाइल उस नाम से यहाँ पे दिखा देता है, और उस पर्टिकुलर फाइल या डेटाबेस के अंदर आप जाकर उस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर फिर आप उसको डिलीट कर सकते थे या मैनेज कर सकते थे। तो आसानी से काफ़ी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती। अच्छा है, रिस्पॉन्स इसका बढ़िया मिलता है। सर्वर पे लोड वगैरह, फर्जी की फाइल्स वगैरह का डुप्लीकेसी मेंटेन नहीं होता। इवन देन डुप्लीकेसी में ये भी हो सकता है कि आप इसका जो भी क्लस्टर वगैरह बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाकर डुप्लीकेसी का कोई मतलब नहीं बनता। फिर सर्वर पे दो डेटा अगर 4-4 GB का एक साथ रखा हुआ है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो 4 GB ही स्पेस लेगा। क्योंकि ऐसा मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है सर्वर 2019 की सीरीज़ में, आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपने देखा 2-3 चीज़ें यहाँ पे, कोटा मैनेजमेंट और सारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। वो क्या है कि अब मैं नेटवर्क फाइल शेयरिंग पर चलता हूँ, जो कि फाइल सर्विसेज में ही शेयर एंड स्टोरेज रिपोर्ट आपने निकाला ही। अब इसके अलावा देखिए शेयरिंग पे अगर मैं बात करूँ शेयरिंग की, तो अगर ई ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव का शेयरिंग करना है, प्रॉपर्टी में जाओ, देखो NFS शेयरिंग। NFS शेयरिंग हमारा होता है एक ऐसी शेयरिंग जो विंडोज़ के साथ लिनक्स और सारी चीज़ों को दे पाए। नेटवर्क पाथ में ये है मैनेज NFS, दे दिया। शेयर नेम, अब नाम यहाँ पे मैं दे दूँ लाइक शेष नाम से। अभी मैंने पूरी ड्राइव शेयर किया, शेयर कर रहा हूँ। UID GID, एनोनिमस UID, परमिशन कौन सी लगानी है, रीड ओनली का लगाना है, ऑल मशीन सारी मशीन्स के लिए, या किस तरीके का कोडिंग चाहिए, रीड एंड राइट नो एक्सेस, अलाउ नॉट रूट एक्सेस ओनली। तो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। एनोनिम मतलब एक तरीके का ये हमारा क्या है, NTFS परमिशन है, शेयरिंग का ही पार्ट है, बट सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है, एनक्रिप्टेड शेयरिंग होती है। ये हो गया। उसके अलावा अब यहाँ पे मैं DFS एक करके दिखाता हूँ। तो DFS के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं शेयर एंड इसमें गया, मैनेज सेशन में गया, तो ये देखिए हमारे कंप्यूटर पे एक सेशन है। अब ये एक्सेस है, ये दूसरी तरफ क्या है, एक्सेस है ना। एक्सेस है मतलब कि शेयर एंड रिपोर्ट। अब एक्सेस मतलब चलिए विंडोज 7 पे चलते हैं, और इस पर्टिकुलर जो शेयर्ड डेटा है इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। अभी कोई सेशन नहीं है। अब चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करो, मैनेज सेशन में जाओ, देखो तो ये अभी थोड़ी देर में ये मतलब हट जाएगा। एक बार सेशन का दिखा रहा है कि कौन एक्सेस कर रहा था। बाकी जो भी शेयर डेटा है वो यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हो। मैनेज सेशन, मैनेज ओपन फाइल, ओपन फाइल कहीं पे है नहीं। अब ओपन फाइल का क्या मतलब होता है, चलो मैं यहाँ पे एक डेटा शेयर करता हूँ। ई ड्राइव के अंदर मैंने रखा एक फोल्डर, उसके अंदर मैंने रखा एक नोटपैड। नोटपैड के अंदर मैंने लिखा कुछ, इसको किया मैंने सेव, मैं आया बैक,
मैं कंप्यूटर पे, मैं इनको एक्सेस किया, मैं गया 7 कंप्यूटर पे, मैंने उस पर्टिकुलर ड्राइव को एक्सेस किया, ई ड्राइव को मैंने ओपन किया, मैंने यहाँ पे ओपन किया, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पे ई ड्राइव पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से ई ड्राइव न्यू फोल्डर के अंदर एक डेटा है जो कि नोटपैड है, ये एक्सेस हो रहा है। कौन एक्सेस कर रहा है? अभी रीड कर रहा है वो, है ना। तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल आ गया कि ये चीज़ ओपन सेशन में दिखा रहा होगा। चलिए दिखाते हैं आपको, राइट क्लिक करके मैनेज ओपन फाइल्स। ये अब मान लिया कि वो बंदा ओपन कर रहा है, यहाँ पे गया, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। यूज़र कनेक्टेड टू अ शेयर्ड फोल्डर और फाइल आर डिसकनेक्टेड, वो डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके का हमारा शेयर्ड मैनेजमेंट का प्रोसेस है। प्रोविजन शेयर मतलब दिया हुआ है कि एक तरीके का NTFS एडवांस शेयरिंग होता है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ पहले, प्रोविजन शेयरिंग से पहले, कि जो मैंने नोटपैड शेयर किया था लाइक ई ड्राइव के अंदर मैंने ये, तो चलो पूरा का पूरा स्टॉप मैं कर देता हूँ, ई ड्राइव को ही स्टॉप कर देता हूँ, सब स्टॉप। अब इधर जो 7 बंदा है ये क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। माई कंप्यूटर या कहीं पे भी ये गया, एक्सेस कर रहा है, ई ड्राइव हट गई, हाँ जी। अब यहाँ पे आया ये, और यहाँ पे प्रोविजन शेयरिंग का कैसे प्रोसेस होता है, गया और ब्राउज किया ई ड्राइव के अंदर। अब यहाँ पे तो ये नहीं दे रहा प्रोविजन शेयरिंग, विंडोज़, अच्छा प्रोविजन शेयरिंग के अलावा प्रोविजन स्टोरेज में क्या दिया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी ड्राइव एंड न्यू वॉल्यूम ई, न्यू वॉल्यूम ई दिया हुआ है अगर, तो चलो न्यू वॉल्यूम ई, प्रोविजन स्टोरेज, लोकेशन, क्या चीज़ शेयर करना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र के एडमिनिस्ट्रेटर का डेस्कटॉप ओके करके शेयर करना है, NTFS परमिशन चेंज करना है, एडिट परमिशन, रीड डाट एग्जीक्यूट क्या करना चाहते हो, अप्लाई कर दो, वो सेम वही तरीका एक्सेस करने का, उसके बाद उधर एक्सेस हो जाएगा। यानी एट्रीब्यूशन भी लगा सकते हो, ये सेटिंग है, प्लीज़ आप कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, जानते होंगे सभी लोगों को इस पे पता होगा। एंड इस तरीके से होता है हमारा काम। उसके अलावा गाइस जब चलते हैं नेक्स्ट रोल की तरफ, हमारे पास इतने सारे 8 रोल हम लोगों ने पढ़ा, ऐड रोल पे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हमारा आता है नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एंड नेटवर्क पॉलिसी सर्वर ले लो एंड राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज ले लेते हैं, RRAS जिसको बोलते हैं। RRAS की सर्विस बहुत बेस्ट होती है हमारे कंप्यूटर पे। इंस्टॉल होने देते हैं गाइस, इसको फिर मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लाइक इंस्टॉल हो गया नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस। अब देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो और नेटवर्क पॉलिसी में जाओ। NPS भी है, नेटवर्क पॉलिसी में रेडियस सर्वर बना सकते हो, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन लगा सकते हो, सारी चीज़ें। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस में वैसे काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल था, मैंने इसको डिसेबल कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है आपका, इस तरीके से होता है। अब RRAS की सर्विस यहाँ से भी होती है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपस में सब मिली जुली दिख रही है। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आप ले लो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। अब इस तरीके से आपको सेपरेट अलग अलग करने पे अलग अलग अच्छा से दिखेगा। इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए, कन्फिगर करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद मैं पहले एक चीज़ दिखा दूं आपको, उसको कन्फिगर करने से पहले मैं यहाँ गया IP की कन्फिग्रेशन और यहाँ पे IP मैंने बदल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने IP दे दिया 192.168, फॉर एग्जांपल 1.200, सॉरी ये ओके किया मैंने, क्लोज किया।
ये सब देखिए हट गया ना, क्योंकि अभी हमारा सर्वर के साथ एक्सेस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर का आईपी ही बदल दिया। पिंग ले रहा हूँ 20001 से फेलियर। अब क्या करना है, यहाँ पे जाओ एंड डायल अप नेक्स्ट। अब ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस में क्या दे रहा है, कन्फिगर एंड एनेबल। कन्फिगर एंड एनेबल में यहाँ पे कस्टम कन्फिगरेशन नेक्स्ट करो, लैन राउटिंग एंड क्या ले लो आप, डायल अप कनेक्शन, सॉरी वीपीएन नहीं, डायल अप कनेक्शन ले लो, नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो, ओके करो, स्टार्ट करो सर्विस को। थोड़ी देर में ये फिनिश हो जाएगा और ये सर्विस इनेबल हो जाएगी। हो गया। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप ले लो, ओके कर दो, रिप पे राइट क्लिक करो, इंटरफेस ले लो। अब कौन सा इंटरफेस हमारे इस सर्वर पर चल रहा है आप देख सकते हो, लोकल एरिया कनेक्शन 2। ये कहाँ से है लोकल एरिया कनेक्शन 2, क्योंकि मैंने कल एडाप्टर ऐड कर रखा था। वो चीज़ अभी आपको एक ही एडाप्टर यहाँ पे दिखाएगा, बट मैंने 2 कर रखा था तो 2 दिखा रहा है, बट कोई नहीं, उसको मैंने हटा दिया, ये हट गया। हमारे पास एक ही एडाप्टर है, तो लोकल एरिया कनेक्शन वाले एडाप्टर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। एंड देन कुछ नहीं करना, इस पर ओके कर देना है। स्टैटिक रूट में न्यू स्टैटिक रूट, और स्टैटिक रूट आप 000 कर दो, 000 कर दो। गेटवे हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं सर्वर का आईपी एड्रेस दे दूं तो वही हमारा गेटवे होगा सभी का, या कोई भी गेटवे कर दो, 000 इसको भी कर दो, सब 000 कर दो, ओके कर दो। अब चलो थोड़ा सा रूट देखते हैं, यहाँ पे गया सो टीसीपी आईपी इंफॉर्मेशन की डिटेल, इंटरफेस पे गया, यहाँ पे रिप पे गया, सो नेबर्स, कुछ कनेक्टेड होंगे उनको दिखाएगा। अब चलो यहाँ पे आते हैं, अभी देखो फेलियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो अभी मैं लोकल एरिया कनेक्शन पे गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर मैंने यहाँ पे सिंपल 20001 और डीएनएस का आईपी एड्रेस, देखो मैंने पहले बिना डीएनएस आईपी दिए मैं ओके कर देता हूँ। अभी क्या रिप्लाई आया मेरे कंप्यूटर पे, तो रिप्लाई आ गया। अब क्या एक्सेस हो रहा है, मैंने आईपी सी क्लास का दिया हुआ अपने कंप्यूटर पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ तो उसका डेटा एक्सेस हो जाएगा। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने रिप लगा दिया, और रिप डिफरेंट आईपी को आपस में कम्युनिकेट कराता है ना। तो ये हमारा हो गया। चलिए ये हो गया। अब इसके अलावा इस चीज़ को मैं डिसेबल करता हूँ, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। मान लिया नेट क्या करता है, चलिए सर्वर पे चलते हैं। अभी ये रिप्लाई आना बंद हो गया। अब नेट के थ्रू सर्विस देते हैं दूसरे को, तो नेट के थ्रू क्रिएट किया, नेक्स्ट किया। मैं यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ से ले लेता हूँ, नेक्स्ट। इसके लिए मुझे 2 एडाप्टर चाहिए होता है, नेट के लिए मैंने 2 एडाप्टर लगाया था, तो मैं यहाँ पे गया, VMware है तो आसानी से 2 एडाप्टर मुझे मिल जाएगा, ऐड कर लेता हूँ, नेटवर्क एडाप्टर, ओके। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद ओके कर देने के बाद अब यहाँ पे देखिए ओके हो जाने के बाद अब यहाँ पे जाइए और देखिए यहाँ पे क्या है। तो पहले एडाप्टर पे मैंने क्या किया, 20001 की रेंज में आईपी दे दिया, और दूसरे एडाप्टर पे मैंने क्या किया, 1.99 की रेंज में आईपी दे दिया, या 1.1 की रेंज में आईपी दे दिया। ओके, क्लोज क्लोज। अब मैं नेटवर्क कनेक्शन 2 को शेयर करता हूँ। यहाँ पे गया, कनेक्ट किया, नेक्स्ट किया, नेट किया, नेक्स्ट किया। अब मैं यहाँ पे 1.1 को शेयर करता हूँ, फिनिश कर दिया,
ओके किया। जैसे ही फिनिश हुआ उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको आना है 7 पे और अपने कंप्यूटर का कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। यहाँ पे आना है, सर्वर से रिप्लाई लेना है ना, तो आप अब यहाँ पे 192.168.1.25 अगर कर दिया और गेटवे 192.168.1.1 तो आपका कनेक्शन चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। पब्लिक या कुछ भी ले लो एंड देन यहाँ पे अभी रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? 20001 से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो 20001 से रिप्लाई नहीं आ रहा है मतलब किसी से आ रहा है? सर्वर से किसी आईपी से कनेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल। पिंग स्पेस 1.99 की जगह 1 स्पेस -t, तो इस आईपी से देखिए रिप्लाई आ रहा है। मतलब मेरे दूसरे एनआईसी कार्ड से कनेक्ट है, क्योंकि हमारा 10.0.0 तो प्राइवेट हो गया और ये हमारा पब्लिक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 20001 को एक्सेस करूँगा तो एरर आ जाएगी, लेकिन यही चीज़ अगर मैं 192.168.1.1 इंटर करूँगा तो ये एक्सेस हो जाएगा, सर्वर ही एक्सेस होगा। क्लियर? अब आपने देखा कि कैसे हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करता है ना। उसके अलावा अभी आप सर्वर R2 पर आ जाओ और इस सर्विस को दोबारा से मैं डिसेबल करता हूँ। क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया। अभी काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है और यहाँ पर सर्वर मैनेजर में देखता हूँ मैं यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेट 9 रोल मैंने कर दिया। अभी मेरे पास बचा हुआ है जो हाइपर वी भी हो गया, समझो 10 रोल हो गया। फैक्स समझिए कि करना नहीं है 11। आपको विंडोज सर्वर अपडेट सिस्टम और आपको बताना है इसमें VPN बताना है और एप्लीकेशन सर्वर और सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताना है। बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है, तो नेक्स्ट रोल में मैं कवर करूंगा सारी चीज़ों को। आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आप ज़रूर चेक करिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जिसमें एथिकल हैकिंग का चैनल लिंक है, जाकर सब्सक्राइब करें, कंप्लीट सीख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।